हेलो साथियों, कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का सुयान एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और जो हमारी फर्स्ट ग्रेड की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी, उस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो है हम लोग अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जो हमारा पोर्शन है वो चल रहा था पोलराइजेशन वाला, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मैटर। तो जब हम मैटर में जाते हैं, मैटर भी कौन सा, डाइलेक्ट्रिक मैटर है, जब उसकी हम बात करते हैं तो उसमें किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होता है, वो हमने देखा था, ठीक है। और उसके साथ साथ पोलराइजेशन देख लिया था स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो लगभग हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो पोर्शन है वो कंप्लीट सही है। सिर्फ एक छोटा सा रिलेशन जो मैं लिखवाना भूल गया था वो मैं आज लिखवा देता हूँ, ठीक है। वो डायरेक्टली पूछ रहा था, जिसे हम कहते हैं क्लासिक रिलेशन। उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आप देखेंगे तो उस एग्जाम में आप उसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो वैसा नहीं आता है, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो रिपीट होता है बार बार, है ना। तो वो हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा क्योंकि अपना काफ़ी सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो आप लोग जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे। और मैं आने वाले टाइम में हो सकता है कि थोड़े कि जो क्वेश्चंस मतलब मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि भाई हम क्वेश्चंस वगैरह जो है वो कम मिल पा रहे हैं, तो मैं क्वेश्चंस के जो है अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो भी उसमें डालता रहूँगा। सॉल्व क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे, ठीक है, जैसे पीपीटी टाइप के अंदर, तो वो भी मैं करने की कोशिश में अभी हूँ। और उसके साथ साथ जो है आप लोग को से एक रिक्वेस्ट है फिर से कि आप लोग सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और साथ के साथ जो है अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। हालांकि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जैसे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे पास जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासियस-मोसोटी रिलेशन, ठीक है। क्या रहेगा? क्लासियस-मोसोटी रिलेशन। ठीक है, ये क्लासियस-मोसोटी रिलेशन है क्या? सबसे पहले इस पर तो क्लासियस-मोसोटी रिलेशन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी मैटर को, जो डाइलेक्ट्रिक मैटर है, उसको दो पैरेलल प्लेट जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर रखते हैं, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं, तो मटेरियल को रखने के बाद जो उसका सिंगल एटम होगा, वो जो सिंगल एटम होगा उस पर जो एग्जैक्ट फोर्स लगने वाला है या फिर उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इससे फाइंड आउट करते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे? लोकलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसे कहेंगे लोरेंस फील्ड भी बोलते हैं। दूसरा क्या बोलेंगे? स्थानीय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वो स्थानीय इलेक्ट्रिक फील्ड, स्थानीय विद्युत क्षेत्र यानी कि लोकलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऊपर वो किसी की वजह से होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि होगा क्या, उस पे लगने वाला जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एटम है, उस डाइलेक्ट्रिक के एटम पे लगने वाला जो फील्ड होगा, वो जो हम बाहर से लगा रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड, उसके इक्वल नहीं होगा। वो क्या होगा? उसके प्लस जो आसपास के उसका एरिया, उसका सरफेस है, उस जिससे वो वॉल्यूम से जिससे वो गिरा हुआ है, उन एटम्स की वजह से, प्लस जो डाइपोल जो होगा। क्योंकि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी और बाउंड, अभी हमने पढ़ा था, एक तो सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी होती है और कौन सी होती है दूसरी? वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। किसकी वजह से? डाइपोल की। तो उस डाइपोल की वजह से भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ के हम लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लोकलाइज फील्ड, यानी कि स्थानीय विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। वो मैं आपको नहीं लिखा रहा, सिंपल सा है। उसके अंदर जब आप उस इस क्लासियस-मोसोटी रिलेशन पे जाने से पहले करीब 2 पेज का डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा। डायरेक्टली मैं ये लिखूंगा कि क्लासियस-मोसोटी रिलेशन का मतलब क्या है कि मोलर जो आपकी एक तो थी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, जिसे अल्फा कहते हैं, एक होती है मोलर पोलराइजेबिलिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासियस-मोसोटी रिलेशन, ठीक है। और ये क्या होता है? ये सिंपल सा होता है रिलेशन कि n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 2, ठीक है। ये आपको अगर नींद से उठा के पूछा जाए तो भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये आप देखिए हर एग्जाम के अंदर, लगभग हर एग्जाम, जहाँ फिजिक्स में आपके यूजी का पोर्शन है, ठीक है, उस हर एग्जाम के अंदर क्लासियस-मोसोटी रिलेशन से ये फॉर्मूला है कि कौन सा क्लासियस-मोसोटी रिलेशन है, जिसमें ये प्लस माइनस ऊपर नीचे कर देते हैं तो कंफ्यूजन वाला बनाते हैं। तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इसको और आगे हम कन्वर्ट करते हैं तो जो n है ना, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है वो चेंज होता है। और किस में चेंज हो जाता है? ये होता है, इसको लिख सकते हैं रो एन ए अपॉन, इन्हें क्या है यहाँ पे? अवोगाड्रो नंबर। रो क्या है? डेंसिटी। रो एन ए अपॉन एम ए। एम क्या है? मोलिकुलर मास, ठीक है। एम क्या है यहाँ पे? मोलिकुलर मास। तो इस एन को जब रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास कि अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एम ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1 एप्सिलॉन r प्लस 2। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं कि रो एन ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रो एन ए अपॉन
3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा छोड़ दिया सॉरी, है ना, ये अल्फा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं रो अल्फा, ये अल्फा था ना, तो रो अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एम ए अपॉन एन ए और एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2, ठीक है। ये एक और रिलेशन है, ठीक है, ये वही रिलेशन है, उसी को हमने क्या किया है, मॉडिफाई करके लिखा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एन नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको रो दिया रहेगा, उस रो से आपको बाकी सब चीजें फाइंड आउट करनी होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करते हैं। तो ये जो क्या है, ये है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी जो है उसके बीच में हमने क्या निकाल लिया है, उसके बीच में हम रिलेशन निकाल के, जैसे हम क्या बोलते हैं, क्लासियस-मोसोटी। वैसे तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है, और हो सकता है कि अब ये इसके बाद में नेक्स्ट नंबर यही क्लासियस-मोसोटी है, लेकिन ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। ये क्या हो गया, डेंसिटी, ये हो गया एवोगैड्रो नंबर, और ये हो गया आपका मोलर जो मास होता है उसका, ठीक है। चलिए, या जिसको कह सकते हैं अणुभार जिसको बोलते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास जिसको बोलते हैं वो वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो है आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक टॉपिक और बचता है छोटा सा, जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो है इमेज प्रॉब्लम, ठीक है। इमेज प्रॉब्लम में भी जैसे आपके, अगर आप यूजी के पार्ट में जाते हैं तो सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से इमेज प्रॉब्लम आती है। जब आगे हम चलते हैं मास्टर डिग्री में, तो आप इमेज प्रॉब्लम पढ़ते हैं किसके, स्फीयर की वजह से भी, ठीक है। तो स्फेरिकल वाला हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन आता भी नहीं है, और इमेज प्रॉब्लम तक अभी तक कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, मतलब आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं देखा। लेकिन क्योंकि अभी बढ़ चुका है हमारा स्टैंडर्ड फर्स्ट ग्रेड का भी, तो अब क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो चुके हैं इमेज प्रॉब्लम से, ठीक है। तो इमेज प्रॉब्लम को जो है इस एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सिंपल से कुछ 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे उसके, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंप्लीटली इमेज चार्ज पे रहेगा, इमेज चार्ज, ठीक है। इमेज चार्ज, इस इमेज चार्ज का मतलब क्या है, इमेज चार्ज का मतलब यह है कि एग्जैक्टली में कोई चार्ज है नहीं, लेकिन हमें ऐसी कंडीशंस दी जाती है, ठीक है, ऐसी कंडीशंस दी जाती है, उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम एक जो हमारा रियल चार्ज है उसके अपोजिट क्या मानते हैं, इमेज चार्ज मान के उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। कंडीशन जो दी जाएगी उसमें मैक्सिमम ये होगा कि जो आपका सरफेस होगा उसे क्या दिया जाएगा, ग्राउंडेड किया जाएगा, उसका पोटेंशियल क्या किया जाएगा, जीरो पोटेंशियल किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपली जैसे एक सिंपल एग्जांपल जो हमारा होगा, सबसे वही हम लेंगे नॉर्मली, कि मान दीजिए कि एक आपके पास एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में जेड इक्वल टू 0 पे क्या पड़ी है, एक शीट पड़ी है, कंडक्टिंग शीट, ठीक है। क्या है, एक कंडक्टिंग शीट है, कहां पे पड़ी है, z इक्वल टू 0 पे पड़ी है, ठीक है। जब z इक्वल टू 0 पे ये शीट पड़ी है, ठीक है, चलो इसको और इस तरह से भी कर देता हूं, कहां पड़ी है, z इक्वल टू 0 पे पड़ी है। अब एक जो चार्ज है वो सपोज कर लीजिए यहाँ है q, ठीक है, एक चार्ज है यहाँ पे प्लस q, और कहाँ पड़ा है ये पड़ा है 0 0 d पे, ठीक है। z एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ z कंपोनेंट होगा, कितना है, यानी कि ओरिजिन से d डिस्टेंस के ऊपर वो पड़ा हुआ है, ठीक है। एक कंडीशन और दी है कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल कितना है, 0। अब मुझे एक बात बताइए कि जब यहाँ पे कोई एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं d डिस्टेंस पे देखूँ तो क्या उसका पोटेंशियल 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना पोटेंशियल। तो इस ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है इनको सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इमेज चार्ज मानना पड़ेगा, ठीक है। ग्राउंडेड कर दिया, इसका मतलब क्या है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इमेज चार्ज करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप देखिए ग्राउंडेड वाला जब केस आ जाता है, आप प्रॉब्लम को देखते ही समझ में आ जाएगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चन पे जाते हैं और आपको फिक्स क्वेश्चन दिया होगा इस तरह का, बस आपको चार्ज की वैल्यू वगैरह इसको कुछ चेंज करके और न्यूमेरिकल करना होगा, वो मैं बता दूंगा, अभी हम करेंगे इस पे प्रॉब्लम, है ना। तो जब इसको सोल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे पोटेंशियल 0 करना है, ठीक है। इस पे पोटेंशियल 0 करना, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहां से नीचे जाऊंगा, ठीक है, ये है z इक्वल टू 0 पे, यहां से मैं अगर नीचे जाता हूं तो अब यहाँ पे d डिस्टेंस पे प्लस q चार्ज है, तो यहाँ पोटेंशियल 0 करने के लिए, यानी कि मान लीजिए आप ये पॉइंट है, यहाँ प्लस q चार्ज पड़ा है, ये d डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ कितना चार्ज रखूंगी, ये पोटेंशियल 0 हो जाए, यानी कि माइनस q रखना पड़ेगा, डिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी, d डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, तभी तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब इमेज प्रॉब्लम में इमेज चार्ज इसको 0 पोटेंशियल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इतनी ही डिस्टेंस पे, यानी कि यहीं पे जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, माइनस डी, क्योंकि जेड एक्सिस नीचे चल रहा है ना, माइनस जेड एक्सिस है ना ये,
तो इसमें क्या होगा ना, माइनस जी पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस क्यू चार्ज रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, माइनस क्यू चार्ज रखना पड़ेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट माइनस डी है लेकिन डिस्टेंस कितनी है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस क्यू चार्ज रखूंगा तो पोटेंशियल यहाँ कितना जाएगा, जीरो, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, इस पे किसी भी सरफेस पे कहीं पे भी चले जाओ पोटेंशियल कितना आएगा, उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वली आएगा। लेकिन दोनों का क्योंकि चार्ज क्या है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कुल मिला के क्या होगा, सीधा सीधा ऐड करेंगे हम नेगेटिव पॉजिटिव को, तो वो आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो मैंने माना है ये मेरा इमेज चार्ज, क्या है, इमेज चार्ज है। ठीक है, तो इमेज चार्ज आ गया, तो इस तरह से मुझे इमेज चार्ज मानना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन हुई कि अगर ग्राउंडेड कोई आपके पास सरफेस है, इनफाइनाइट सरफेस है ये, ठीक है, ग्राउंडेड, और उससे डी डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पे ही वापस क्या लेना पड़ेगा, चार्ज लेना पड़ेगा, जिसका नेचर क्या होना चाहिए, उस पहले चार्ज के अपोजिट। अगर ये नेगेटिव होता तो ये क्या होता, पॉजिटिव। दोनों का क्या होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए। बस इतना सा मुझे समझना है। ठीक है, डिस्टेंस क्या रहेगी, तो दो चीज है, डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल, और चार्ज की नेचर क्या रहेगा, अपोजिट। तो नोट क्या लिखना है, क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो इमेज चार्ज है, ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा अपोजिट नेचर का होना चाहिए, और डिस्टेंस क्या होगी, सेम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम, और उसका नेचर क्या हो जाएगा, अपोजिट नेचर हो जाएगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस और अपोजिट नेचर का क्या लेना है, हमें एक चार्ज लेना है जो यहाँ पे रख देंगे, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, हमें हमारी इक्वेशन को सोल्व कर देगा। ठीक है, चलिए अब अगर मान लीजिए इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से अगर मैं पोटेंशियल देखता हूँ, ठीक है, पोटेंशियल, तो ये कर देते हैं कि अगर पोटेंशियल ऑन शीट, तो शीट के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल देखता हूं तो पोटेंशियल कितना आएगा, वो पोटेंशियल हमेशा आएगा जीरो। कितना पोटेंशियल आएगा, हमेशा पोटेंशियल रहेगा इसके ऊपर जीरो रहेगा। ठीक है, ये पोटेंशियल इसका मतलब क्या हुआ, जेड इक्वल टू जीरो, है ना। शीट का मतलब क्या है, ये कहाँ पड़ी है, जेड इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स वाई प्लेन में पड़ी है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में पड़ी, तो एक्स वाई प्लेन के कोई से भी आप पॉइंट पे चले जाओ, जेड इक्वल टू जीरो वाला प्लेन वो होगा, तो उसके अंदर क्या आएगा, आपको पोटेंशियल ऑलवेज जीरो मिलेगा। ठीक है, अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होगा, नंबर 2 फोर्स, एफ देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं कोई भी यहाँ पोटेंशियल लेता हूँ, है ना, कोई भी ये वैल्यू लेता हूँ, तो उस वैल्यू में क्या मिलेगा, किसी भी अगर मैं इस पे जाता हूँ फोर्स के ऊपर, तो फोर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फोर्स की वैल्यू तो मुझे मिलेगी। अच्छा, इस पे देखना कि चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, है ना, तो ऐसे कर देते हैं, फोर्स ऑन चार्ज, है ना, फोर्स बिटवीन भी कर सकते हैं, फोर्स बिटवीन चार्ज एंड शीट, इन दोनों के बीच फोर्स कितना होगा। तो फोर्स, अब देखिए इसका मतलब शीट पे तो कोई मतलब ही नहीं चार्ज का, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वही क्या होगा, यहाँ इस दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स होगा वही क्या होगा, शीट के बीच में फोर्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो मेरा एफ जो होगा, इस चार्ज की बात करेंगे ना, तो फोर्स जो होगा एफ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्यू इंटू क्यू, और उसके साथ में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2d स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी, ये डी है, तो कितनी भी 2d स्क्वायर, और साथ में क्या है, क्यू इंटू क्यू, तो माइनस साइन, डायरेक्शन क्या रहेगी, जेड कैप रहेगी। तो आगे इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन 4d स्क्वायर और माइनस जेड कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में, इससे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा चार्ज पे, माइनस जेड कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो क्या इमेज है, इमेज चार्ज है, तो हमने मानना है कि इसको सोल्व करने के लिए। एग्जैक्टली ये रियल चार्ज नहीं है, रियल तो सिर्फ वो वाला, तो रियल चार्ज पे जो फोर्स होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, वर्क कितना करना पड़ा, तो वर्क भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, सीधा सीधा क्या निकालेंगे, अगर मुझे वर्क की बात करनी तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस एफ डॉट डी आर कर लीजिए। ठीक है, माइनस एफ डॉट डी आर कर लेंगे, और कहाँ तक लाएंगे, इनफाइनाइट टू डी तक, यानी कि इस चार्ज को जो है इनफाइनाइट से डी तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो एक जगह, तो फोर्स हमारे पास ये है, इसको सोल्व कर लेंगे, इससे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमने इसका बेसिक देख लिया। ठीक है, बेसिक पार्ट क्या है, नेचर चेंज होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, वही हमारा इमेज प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं और देन उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए।
एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का कि यही क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से है। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पड़ा है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पड़ा है ना, ये हमारा 0 है। ये कितनी डिस्टेंस पे पड़ा है? ये पड़ा है 0 0 डी डिस्टेंस पे। कितने पे है? 0 0 डी डिस्टेंस पे, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो कितनी है? -2q। एक जो है यहाँ पड़ा है +q, ठीक है, यहाँ क्या पड़ा है? +q चार्ज पड़ा है, ठीक है। तो +q जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है? वो है 0 0 3d डिस्टेंस पे। कितने पे है? 3d डिस्टेंस पे। अब जो है, और ये ग्राउंडेड दिया हुआ है, ये क्या है? ग्राउंडेड, और z = 0 पे है। एक तो ग्राउंडेड है यानी कि पोटेंशियल कितना है? 0 है इसका। चलो ग्राउंडेड है तो इसको इस तरह से लिख दिया। ग्राउंडेड है और पोटेंशियल कितना है इसका? 0 पोटेंशियल है। अब पूछा क्या गया है? पूछा ये क्या गया है कि फोर्स है ना, क्या पूछा है? फोर्स पूछा है कि इस Q पे और -2q पे फोर्स कितना होगा, ठीक है। किसकी वजह से? इस की वजह से, या टोटल फोर्स कह देते हैं कि इस पे टोटल फोर्स कितना होगा, +q और -q पे जो है टोटल फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो आप कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इमेज चार्ज लेने पड़ेंगे। तो इमेज चार्ज कौन सा लोगे? पहले तो एक इमेज चार्ज यहाँ लोगे तो कितना होगा? वो होगा +2q। अब +2q कहाँ पे होगा? 0 0 और -d पे होगा, ठीक है। एक इमेज चार्ज यहाँ लोगे, वो कितना होगा? ये प्लस में से कितना हो जाएगा? -q। वो कितने पे होगा? 0 0 और -3d पे होगा, ठीक है। अगर समझ में? यहाँ पे क्या मिल गया आपको? इमेज चार्ज मिल गए। अब नेक्स्ट है फोर्स निकालना। हमें क्या निकालना है? फोर्स। क्वेश्चन में पूछा गया फोर्स ऑन +q। अब ये +q कहने का मतलब क्या है? हमारा रियल चार्ज रहेंगे, फोर्स सब इन पे निकालेंगे हम ना। तो इस पे मुझे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको वेक्टर का ध्यान रखना है। दूसरा, इस पे जब फोर्स निकालेंगे तो ये तीनों की वजह से फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। किसकी वजह से फोर्स लगेगा? तीनों की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। चलिए निकालते हैं। तो पहले तो फोर्स ड्यू टू -2q, कौन से? इसकी वजह से। तो -2q की वजह से क्या होगा? क्योंकि दोनों चार्ज क्या है? अपोजिट, तो इसका मतलब क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा k q × q, तो कितना हो गया? 2q² डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2d², ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2d², और डायरेक्शन क्या रहेगी? -z², ठीक है। मैं उस पर नहीं जा रहा माइनस प्लस पे, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगी? -z², इस तरह से। अगला देख लीजिए, f किसकी वजह से? +2q की वजह से। नीचे आएंगे कौन सा? इसकी वजह से, जो इमेज चार्ज है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कांस्टेंट के, दोनों चार्ज कितना है? 2q और ये, तो q × 2q यानी कि 2q² डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से देखो 3d, तो ये हो गई, फिर वापस d ये हो गई, तो कितना हो गया? 4d। तो कितना हो गया? 4d²। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन क्या होगी बताओ? प्लस है, ये भी क्या है? प्लस, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अपोजिट मतलब कि इसको रिपल करेगा ना। रिपल करने का मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा? इसकी वजह से फोर्स, ये इसको +q को +z डायरेक्शन में भेज देगा, ठीक है। तो +z डायरेक्शन में चला गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा। अच्छा, इसको सोल्व भी कर लें आगे ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे अपने। ये हो गया k q², ठीक है। यहाँ से चलो बाद में एक साथ ही लिख देंगे ताकि क्या होगी, अभी जो नेट फोर्स निकालना होगा ना उसको एक साथ ही लिख देंगे तब। अब आगे आ जाइए, आगे है प्लस कितना है? -q की वजह से। तो -q की वजह से क्या हो जाएगा? सिंपली k q², ठीक है। अब माइनस और ये प्लस है, तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब ये वाला इसको नीचे खींचेगा, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? -z²। और डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में? 3d और 3d यानी कि 6d, तो 6d²। टोटल मिला के जो फोर्स होगा नेट, ठीक है। टोटल मिला के जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इन सबका सम कर लेंगे। तो सम करेंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव वाला एक तरफ ले लीजिए, तो k 2q/4d, 4d को क्या लिख दूं? 16d², ठीक है, हो गया। माइनस, आगे आ जाइए, ये वाला है ना, तो k 2q² 2d², 2d को फिर से वो लिख लीजिए आप स्क्वायर करके, क्या हो जाएगा? 4d², ठीक है, माइनस k q², ये कितना हो जाएगा? 36d²,
टोटल मिला के डायरेक्शन क्या ले लूंगा, जेड के, क्योंकि माइनस का मैंने आगे ले लिया तो टोटल मिला के जेड के डायरेक्शन हो गई। चलिए नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो क्या कॉमन आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कॉमन आ गया। इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो 1/8, ठीक है, माइनस ये कितना बनेगा 1/2, माइनस ये कितना बनेगा 1/36, ठीक है। इनका क्या लेंगे, एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो करीब करीब जो है ये बन जाएगा हमारे पास, अच्छा ये माइनस माइनस में आ रहा है ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 + 2, 36 प्लस इसमें कितने बार जाएगा 18, तो 18 और 1 19, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 1/8 माइनस इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 19 होगा क्या, 19, हाँ 19/36, ठीक है, जेड केप डायरेक्शन, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, जेड केप डायरेक्शन। और इसको आप आगे सोल्व कर लेना, ठीक है। अब क्योंकि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा होगा ना, क्योंकि ये 1/2 के आसपास है, तो इसका मतलब ये चीज़ बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 19/36 माइनस 1/8 और माइनस जेड के, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस जेड के, बड़ी में से छोटी को माइनस निकाल देंगे। तो ये जो वैल्यू आप सोल्व कर लेना, और वैल्यू क्या आ रही है माइनस जेड के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली जो है ये +q चार्ज ये क्या करेगा, इस कंडक्ट जो हमारी सीट है, कंडक्टिंग सीट, इस कंडक्टिंग सीट के क्या होगा, कंडक्टिंग सीट की तरफ आएगा, यानी कि इससे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, माइनस जेड के डायरेक्शन में, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है वो यहाँ लग रहा है, ठीक है। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब आपको घर पे जो क्वेश्चन करना है इसी का, कि आपको क्या देखना है, फोर्स, नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स ऑन -2q। अब -2q पे आप नेट फोर्स निकाल के देखिए वो क्या आता है, मैंने आपको ये निकाल के दे दिया लास्ट में, ठीक है। तो आपको ये लास्ट में जो है ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको सोल्व करना चाहो तो आगे कर लेना एलसीएम लेके, ठीक है, वहां तक मुझे नहीं जाना, एलसीएम सिखाना आपको नहीं सिखाना, एलसीएम सब आते हैं आपको, तो ये आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन आया था कि इमेज प्रॉब्लम जो है नेट का क्वेश्चन है वैसे वो, और क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिया है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे भी लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे कि ये एक सीट है आपकी इस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, नेट में थोड़ा बहुत टाइम पहले आया था, लगभग 2015 या 14 के आसपास का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, और ये आपके पास एक कंडक्टिंग सीट है, और एक कंडक्टिंग सीट कौन सी है, ये दो कंडक्टिंग सीट थी, यहाँ पे भी v=0 है, यहाँ पे भी कितना v=0, और यहाँ पे एक चार्ज दे दिया आपको, वो +q दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज दिया, वो कितना दिया है, +q दिया है, ठीक है। और ये जो आपको डिस्टेंस ये जो दिया है चार्ज, ये कहाँ पे दिया, a पे दिया, किस पे दिया, a पे जो है +q चार्ज दे दिया। अब यहाँ पूछा गया है कि इस जो चार्ज है +q, इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा, क्या लगेगा, नेट फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए इस कंडक्टिंग सीट की मैं बात करूं, ठीक है, तो इस कंडक्टिंग सीट पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। तो आप ये देखिए, इसको इधर और इसको इधर मिलाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने क्या देखा कि अगर इस कंडक्टिंग सीट की मैं बात करता हूं तो कंडक्टिंग सीट के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही नीचे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्ट वो चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब एक चार्ज जो यहाँ होगा वो क्या होगा, ये होगा। इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूंगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a और -a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक चार्ज होगी इस कंडक्टिंग सीट के भी है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, अगर +q तो ये कितना होना चाहिए, -q होना चाहिए। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल मिला के कहाँ पे आएगा, -a और a पे। अब क्या चार्ज कंजर्वेशन हो रहा है क्या यहाँ पे, तो चार्ज कंजर्वेशन नहीं हो रहा, तो चार्ज कंजर्वेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक चार्ज और लेना पड़ेगा, वो कहाँ लेंगे, ये इन दोनों के इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये कितना लोगे, +q, ठीक है। तो +q लोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये मिलेगा आपको हाँ इस पे -a और -a पे, ठीक है। आगे समझ में। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जब दो आपके कंडक्टिंग सीट है, जब आपकी दो कंडक्टिंग सीट है वो कुछ इस तरह से किसी एंगल पे है,
मैं इसका फॉर्मूला भी लिखूंगा। अगर वो किसी एंगल पे है, मान लीजिए एंगल पे कितने पे, थीटा पे, तब मैं इसको लिखवा देता हूँ। इमेज चार्ज की कैसे इक्वेशन कितने इमेज चार्ज निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे उसकी बात में करता हूँ। अच्छा, क्योंकि देखो अब ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं चार्ज नहीं लेता हूँ तो ये पॉइंट क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इनको सेटिस्फाई कराने के लिए सिमेट्री बनानी पड़ेगी ना। अभी पहले सिमेट्री बना रहे थे, तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन आ जाती है जहाँ पे कुछ एंगल पे दो, अगर मान लीजिए आपके पास सरफेस है, ठीक है, कंडक्टिंग सरफेस जो पोटेंशियल जीरो देते हैं, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर टू कंडक्टिंग सीट इंक्लाइन विद एंगल, इंक्लाइन 8 कर देते हैं, इंक्लाइन 8 एंगल थीटा। अगर थीटा एंगल पे कोई चीज है तो उसमें नंबर ऑफ इमेज चार्ज, नंबर ऑफ इमेज चार्ज की बात करते हैं। पहले तो कहते हैं कि जो आपका एन होगा, एन वो क्या होगा, नंबर मतलब देखते हैं, तो 360 अपॉन थीटा करेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। अगर ये इवन नंबर मिलता है, ठीक है, तो इवन नंबर मिलता है तो क्या करेंगे, जो आपका नंबर ऑफ इमेज चार्ज होगा, है ना, नंबर ऑफ इमेज चार्ज, नंबर ऑफ इमेज चार्ज कितने हो जाएंगे, n-1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए देखें, तो इसके लिए देखें तो क्या होगा, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 अपॉन 90, तो कितना आया 4 इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज चार्ज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेज चार्ज कितने हो गए, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो आप देखिए 1 2 3 ये तीनों क्या है, इमेज चार्ज, तो इमेज चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। चलिए हो गया, तो ये वाला जो है आप लिख लेना। ये मान लीजिए किसी एंगल पे है, थीटा पे, उस थीटा एंगल पे अगर कोई कंडक्टिंग ऐसे सरफेस है तो कैसे निकालते हैं, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है, ये सवाल देखे, ये सवाल देके आपको डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, सिंपल और सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। फोर्स तो अपने को निकालना ही है, और सिंपल बनाने के लिए क्या पूछा जा सकता है कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप क्या करेंगे कि इसमें इमेज चार्ज की वैल्यू की संख्याएं कितनी होगी वो बताइए, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ इमेज चार्ज पूछा जा सकता है। और आप देखिए अगर आप पुराने पेपर्स अभी के जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे अपने कॉलेज एजुकेशन का हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन का हो, चाहे कोई से पेपर जो आरपीएससी बना रही है, उसके अंदर जो आप देखिए कि जो पिछले नेट के गेट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। हालांकि हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इमेज चार्ज प्रॉब्लम का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, हमें ये तो पता होता है, लेकिन ये चार्ज भी लेना ये हमें दिमाग में नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इमेज चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली पूछा, और कॉम्प्लिकेटेड बना के इसको क्या कर दिया, मान लीजिए 60 डिग्री एंगल पे कर दिया, अब आप निकालिए 90 पे, तो और थोड़ा इजी बन जाता। अगर मान लीजिए 60 डिग्री एंगल पे कर दिया तो इमेज प्रॉब्लम कितनी होगी, तो वो इमेज प्रॉब्लम आपको यहाँ पे निकालनी रहेगी, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, लिख लिया होगा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, क्या पूछा है, नेट फोर्स, क्वेश्चन था नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर, नेट के अंदर। तो मुझे फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालना इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई देखिए इस पे फोर्स निकालना, तो 3 इस पे चार्ज है, 3 चार्ज है, तो ये क्या कर रहे हैं, पहला वाला जो चार्ज, अगर इसकी बात करूँ, फोर्स किधर लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, माइनस क्यू। ये जो फोर्स लगा रहा है किधर लगा रहा है, ये भी इस तरफ लगा रहा है, माइनस क्यू। और ये क्या करेगा इसको, ये क्या कर रहा है, रिपल, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, और ये क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल करेगा, तो ये फोर्स किस तरफ लगेगा, प्लस क्यू की वजह से इस तरफ फोर्स लगने वाला है। तो 3 फोर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तीनों फोर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, कर सकता हूँ ना, बड़ा सिंपल सा है। तो पहले अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लिखूं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले फोर्स का, पहला ऊपर वाले का देख लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो एफ माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, 2 डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। मैं अभी किसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। दूसरा फोर्स ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, तीनों की वजह से देख लो, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी। सेकंड की वजह से क्या हो जाएगा, एफ माइनस क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4, अच्छा डी नहीं है, ए है ना यहाँ पे, 4a स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तीसरा जो होगा वो कितना होगा, एफ प्लस क्यू, के क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए ये लेंथ कितनी होगी, ये होगी, ये ए है, ये ए है,
ठीक है, तो ये भी ए है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो कितनी है √2a, है ना। तो √2a प्लस √2a 2√2a, क्या हुआ 2√2a। तो 2√2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8a², है ना। 2√2a का क्या करोगे स्क्वायर। भाई देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है √2a, ये कितनी है √2a, तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 2√2a, 2√2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा kq²/8a²। ठीक है, आ गया। अब इसको डायरेक्टली हमें क्या करना है जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए क्या करें, पहले तो इन दोनों का सम निकाल दें। समझ में आ रहा है मेरे पास। भाई इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री का एंगल है ना, इन दोनों के बीच एंगल कितना है ये 90 का है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यही कहीं होगा इसके सेंटर में। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा इसके सेंटर में। या फिर क्या कर सकते हैं इन दोनों के कंपोनेंट ले लो। ठीक है, एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, इसमें एक इसमें। तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट ये 45 बन रहा ना, तो ये वाला कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। बहुत सारे तरीके निकालने के, आप किसी तरीके से करते हैं। तीसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि आई जे के में ले लो इसको। भाई 2 डायमेंशन में ना, तो आई जे के ले लो। तो ये किस में होगा आई के प्लस जे के अपॉन √2, ये क्या होगा माइनस आई कैप, ये क्या होगा माइनस जे कैप, उससे कर लो। बहुत सारे तरीके हैं, आपको सिर्फ क्या करना वेक्टर एडिशन करना, उसको निकालने का तरीका सिंपली आपको पता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं इन दोनों की वजह से, तो इन दोनों की वजह से जो इसका टोटल आएगा वैल्यू वो कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी √2f3, यानी कि इन दोनों को मुझे जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को मुझे क्या करना है जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, तो इन दोनों को देखिए 1 + 2 करूंगा, कौन सा वेक्टर सम, कौन सा करना है वेक्टर सम करना है। दोनों के बीच एंगल कितना है 90। तो कैसे करते हो, याद है ना वो पुराना जो अपन ने वेक्टर पे सबसे पहले पढ़ा था, वेक्टर एनालिसिस है ना, पढ़ा रखा है मैंने। जब दो वेक्टर को आप जोड़ते हो दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा हो, तो क्या फॉर्मूला लगाते हो ये वाला कि रिजल्टेंट r² है ना इज इक्वल टू, या फिर कह सकता हूँ r इज इक्वल टू क्या करते हो a² + b² + 2ab cos थीटा टू द पावर 1/2, यही करते हो। तो इसमें क्या है a और b ये दोनों बराबर है आपका। ठीक है, तो क्या हुआ f - q² प्लस f - q² प्लस cos थीटा कितना है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या मिलेगा आपको 1/2, तो क्या हुआ √2f - q। ठीक है, √2f - q की डायरेक्शन क्या होगी ये होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो रिजल्टेंट तो नेट फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू F + q। ठीक है, F + q। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो वो मैं अगर देखता हूँ, अगर इसमें वो आपको डायरेक्शन नहीं पूछी थी, सिंपली आपको क्या पूछा था इसकी मैग्नीट्यूड पूछा था। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे क्या एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों का क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा kq² माइनस ये कितना है भाई ये है अपने पास ये रहा, तो √2 kq²/4a²। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है kq²/4a² दोनों की सेम है, वैल्यू रख दी, वैल्यू रखते हैं आंसर निकल जाएगा हमारे पास कि kq²/a², कॉमन आ गया, ये क्या हो जाएगा 1/a और कितना हो जाए √2/√2 है ना। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 माइनस, अब इसको क्या लिखेंगे कैंसिल आउट हो गए, तो 1/2√2। ठीक है, 1/2√2, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन सा है 2√2 वाला बड़ा है या बड़ा है, तो बड़े वाले को आगे ले लो, क्योंकि अगर मान लीजिए पूछा जाता है क्वेश्चन तो क्या करेंगे बड़े वाले को, अगर डायरेक्शन के साथ पूछा जाता तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे बड़े वाले को आगे ले लेंगे। तो आपका F + q जो आएगा वो क्या जाएगा kq²/a²। ठीक है, अब क्या होगा विद माइनस साइन, क्योंकि ये बड़ा है ना बड़े वाले को बाहर लेंगे। ठीक है, तो 1/2√2 माइनस 1/8। ठीक है, हो गया। अब ये कैसे कर रहा है कि ये वाला फोर्स आपका बड़ा है, कौन सा वाला ये, यानी कि 2√f - q इज ग्रेटर देन f + q। तो बड़ा कौन सा है ये, तो ये बड़ा इसका मतलब क्या होगा टुवार्ड द सेंटर होगा कि अपवार्ड द सेंटर होगा, तो ये क्या होगा टुवार्ड द सेंटर। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे माइनस चिन्ह हटा देता हूँ तो क्या लिखूंगा टुवार्ड द सेंटर, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी टुवार्ड द सेंटर। अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके डायरेक्शन के साथ आपको पूछे ऑप्शन में, तो क्या होगा टुवार्ड द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ होगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है ये वाला फोर्स जो है वो बड़ा है। अभी हमने देख रहा है ना, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ रहा है इसमें, ये तो कॉमन है, अब इसमें से क्या हो रहा है इसमें तो अपन 2√2 का भाग दे रहे हैं, इसमें 8 का भाग दे रहे हैं, तो 8 का भाग दे 8 बड़ा है ना, तो 8 बड़ा है तो डिवाइडिंग में जब एक जो आपका
क्या बोलते हैं उसको, डिनोमिनेटर में 8 बड़ा है तो इसका मतलब क्या आएगा, टोटल मिला के वैल्यू कम आएगी, तो कौन सी आ रही है वो वाली। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इमेज चार्ज प्रॉब्लम के जो है वो क्वेश्चन लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लिए। अब क्योंकि आपके स्फेरिकल वाला जो सिमेट्री है उसका इमेज चार्ज प्रॉब्लम क्योंकि वो मास्टर लेवल की डिग्री में है, मास्टर डिग्री में जो आप पढ़ते हैं वहाँ पे मास्टर लेवल में, तो वो आपको पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो हम सिर्फ इमेज चार्ज किसका देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से जो है वो इमेज चार्ज, या फिर कह सकते हैं पॉइंट चार्ज, और कहाँ पे पड़ा है वो पॉइंट चार्ज है लेकिन क्या है प्लेन सिमेट्री में है, वहाँ की हम बात करते हैं। ठीक है, तो करीब करीब जो है ये कंप्लीट सही है आपके, फिर भी मैं देख लेता हूँ कुछ अगर टॉपिक बचे हुए हों तो। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए वैसे तो आपको इस लेवल तक ले जाने की जरूरत नहीं है, पूछा जा सकता है वैसे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो हम एक पीछे नहीं रहे क्योंकि अपने पास टाइम है 10 मिनट का अभी, तो 10 मिनट में जो है इसको कंप्लीट करते हैं इमेज चार्ज को। अब इमेज चार्ज के जो क्वेश्चन है वो आपको करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है ना, इमेज चार्ज के क्वेश्चन में, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब इसमें चेंजेस क्या करेंगे, मैक्सिमम जो चेंजेस हो सकता है इमेज चार्ज में वो डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने आपको लगभग इस कंडीशन के लिए, यानी कि पॉइंट चार्ज कहाँ पड़ा है, किसी कंडक्टिंग सरफेस पे या जो ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस है वहाँ पड़ा है, उस केस के लिए बता दिया है। क्या बता दिया है कि इसके लिए अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले वैल्यू, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने देख लिए, फोर्स मैंने निकाल दिया, अपन ने पोटेंशियल हमने देख लिया, ठीक है, और मेनली आपको फोर्स पूछा जाएगा और नंबर ऑफ इमेज चार्ज पूछ जाएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज चार्ज निकालने के लिए भी जो है आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया कि कंडक्टिंग सरफेस, अगर मान लीजिए सिंपल वाला तो है ही है, मान लीजिए एक सिंगल कंडक्टिंग सरफेस है तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन मान लीजिए अगर कंडक्टिंग सरफेस किसी एंगल पर है, दो कंडक्टिंग सरफेस किसी एंगल पे है इंक्लाइन किए हुए, तो उसमें कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज चार्ज कितने होंगे, फोर्स जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हम एक तरह से एक लेवल जो आपका है उस लेवल तक तो पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मान लीजिए आपको पूछ लेते हैं, तो हम कैसे उसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए इसमें वेलोसिटी पूछ ली जाती है, अब मान लीजिए इसमें फोर्स लग रहा है ना, तो इमेज चार्ज है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिव इमेज चार्ज जहाँ पड़ा हुआ है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, टोटल मिला के डिस्टेंस जो है वो डी डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में भी क्या लेंगे, डी डिस्टेंस पे एक चार्ज ले लेंगे। ठीक है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, v = 0 में सिर्फ इसको सिंपली वैसे बना रहा हूँ, बड़ा उस पर नहीं जा रहे। अब आपको पूछ लिया कि अब क्या लग रहा है इस पर फोर्स, तो जब इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, क्या लग रहा है, एक नेट फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। तब नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, जब x = d, या हाँ सिंगल एक्स एक्सिस में ले लेते मान लीजिए, या जेड में ले लेते हैं, जेड हमने लिया था, तो मान लीजिए z = 0 पे, z = d पे, सॉरी z = d पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 0 था तो z डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए कोई v वेलोसिटी है, यहाँ पहुँचा तो। अब ये वेलोसिटी फाइंड आउट आपको करनी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल मिला के फोर्स कितना होगा, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास फोर्स कितना होगा, आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज चार्ज, वेलोसिटी ऑफ इमेज चार्ज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ड्यू टू फोर्स, तो इस पे फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड पे जाना, सिर्फ डायरेक्शन तो आपको पता है नीचे की तरफ होगी, तो जो आपका फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कि q² अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4d²। ठीक है, अब 4d² कहाँ फोर्स है, यहाँ पे। अब ये जब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी पॉइंट से वो कितनी हो जाएगी, पॉइंट कितनी हो जाएगी, जेड हो जाएगी, डी नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए जेड पे है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये तो इमेज चार्ज है, ये भी इसके हिसाब से क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे कितना करा 0, तो ये भी इसकी तरफ आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 4d की बजाय क्या होगा, 4z²। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर मान लीजिए ये कहाँ पे निकाल रहा हूँ, 8z है ना, ये मान लीजिए जेड पे है, तब उसके अंदर क्या वैल्यू निकलेगी, है ना, 8z पे। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट हमारी इक्वेशन रहेगी, अच्छा उसके साथ साथ क्या रहेगा, क्योंकि फोर्स क्या है, अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूंगा क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स है वो क्या कर रहा है, इसको भाई फोर्स क्या कर रहा है यहाँ पे, अट्रैक्टिव है, तो इसलिए हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मान लीजिए उसका चार्ज का जो है मास कितना है, m है, तो m
डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखूंगा डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 जेड स्क्वायर, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन में इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ, एक बार वो कर लेते हैं हम, अच्छा इसको v निकालना है तो अपन इसको क्या करें, v में लिख देते हैं, चलिए v ओवर dt, ठीक है, तो dv ये क्या हो जाएगा, माइनस k अपॉन 4m, ठीक है, क्यू स्क्वायर ये इस तरफ जाएगा dt और ये क्या होगा जेड स्क्वायर, ठीक है, dt जेड स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में करना है, अच्छा इसको पूरा कांस्टेंट मान के कर ले क्या एक बार, ताकि थोड़ा बार बार ये लिखना नहीं पड़े। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, k कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, 4m भी क्या है कांस्टेंट है, तो इसको मैं कांस्टेंट नाम दे देता हूँ और इसको दे दिया मैंने, मान लीजिए कि a नाम दे देते हैं, है ना, क्या देते हैं, a नाम दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू, है ना, माइनस a अपॉन जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस a अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जो है एक चीज और की, यहाँ पे हमने dv अपॉन dt जो किया है ना, dv अपॉन dt जो किया, क्योंकि इक्वेशन किस में आ रही है, आप देखिए जो आपकी इक्वेशन आ रही है वो किस में आ रही है, z में आ रही है, यहाँ t में नहीं आ रही ना, कि यानी कि v जो फंक्शन है वो किसका है, z का डिस्टेंस का फंक्शन, तो इसको चेंज कर सकते हैं। अब आप फिर से जाइए रिकॉल करिए, जब मैंने आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो 3-4 फॉर्मूले पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, और अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन खुद किसका हो फंक्शन, z का फंक्शन हो, सॉरी डिस्टेंस का फंक्शन, तो क्या लिखते हैं, ये अगर x में है तो इसको कैसे लिखते हैं, v dv ओवर dx लिखते हैं ना। क्या करेंगे इसको, dx से डिवाइड, dx से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, dx से नीचे dt ले जाएंगे, इसको तो लाएंगे तो क्या बनेगा, v dv अपॉन dt। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन में मैं ये कर सकता हूँ, ये हो जाएगा v dv अपॉन dz, क्या हो जाएगा v dv अपॉन dz हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है, तो इधर क्या बनेगा v स्क्वायर बाई 2 0 टू v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, इधर क्या बनेगा माइनस a जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर का, 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे, 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा -2 किधर आ जाएगा नीचे, तो 1 प्लस 1 -2 प्लस 1 और ऊपर भी -2 प्लस 1, तो कुल मिला के माइनस माइनस कैंसिल आउट, और इक्वेशन में क्या बनेगा a अपॉन जेड, ठीक है, इक्वेशन में क्या रहेगा सिर्फ a अपॉन जेड, साथ में क्योंकि ये कांस्टेंट, साथ में क्या रहेगा कांस्टेंट, चलिए इसको C1 कह देते हैं। अब मुझे C1 फाइंड आउट करना है, तो इनिशियल पे क्या होगा, ये कह सकता हूँ 8t इक्वल टू 0, है ना, 8t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस कितनी है, z इक्वल टू d है, और C1 जो अपना वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, इनिशियल जो है अपनी वेलोसिटी वो कितनी है 0 है। जब इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, उस केस के अंदर आपके पास ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, या इनिशियल वेलोसिटी कुछ मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जो है आपके 0 ही मान लेते हैं, हाँ ठीक है 0 है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग में फोर्स जब लगना स्टार्ट होगा तो क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो 0 होते ही आपके पास ये हो गया 0, ये क्या बनेगा a अपॉन डी इक्वल टू, है ना, तो माइनस a अपॉन डी इक्वल टू C1, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से कि v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, है ना, a आपके आ गया कॉमन, तो 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन डी, तो v इज इक्वल टू 2a 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस डी, ठीक है, और इसका पूरे की पावर 1/2, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है, ये क्या मिल जाएगी आपके पास वेलोसिटी, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये है आपको गिवन है k a क्यू स्क्वायर अपॉन, अच्छा मैं इसको पूरा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन 4m, ठीक है, 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन डी टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर पूछे जाते हैं तो आप इस तरह से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो हाफ हो जाएगी, है ना, कहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, सॉरी, है ना, कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी u थी, तो किस पॉइंट पे जाके जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी
वो पूछी गई थी इसके अंदर, तो वो अपन देख लेंगे, इनिशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है अगर मान लीजिए इस पे वेलोसिटी का पूछा जाता है कि किस डिस्टेंस पे आगे वेलोसिटी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, देन उसके बाद में इसको u को जो है 2u कर देंगे और उसको आंसर निकाल देंगे। कहने का मतलब क्या है, आपको दिया होगा कि सपोज करिए एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको न्यूमेरिकल, है ना, इसी में ये तो हमारे क्या निकल गई, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया हमने। एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था किसी एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे सोल्व कर लेते हैं। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसको मिटा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि इस वाले केस के अंदर, है ना, इसी केस के अंदर क्या है कि जब z इक्वल टू d/2 था तो वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी है, u है, v इक्वल टू कितनी है, u है। तो वो z फाइंड आउट करिए जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2u हो जाएगी, यानी कि इसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो वो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वैल्यू लेता हूँ, है ना, तो ये वैल्यू लेता हूँ, तो पहले इसके लिए लगा देते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि u² इज इक्वल टू 2a, u² = 2a, ये कितना है d/2, तो 2/d - 1/d। ठीक है, तो u² कितना आ गया, u² आ गया हमारे पास, इसको सोल्व कर लीजिए। तो 2a, ये कितना होगा, d कॉमन आ गया, ठीक है, 2 - 1 तो 1/d। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, u² के। अब आते हैं दूसरे केस में, क्या हमें z फाइंड आउट करना है, तो यही वैल्यू वापस ले लीजिए। ठीक है, यही वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए लगाते हैं हम इक्वेशन। इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी कि 2u², तो कितना हो गया 4u² इज इक्वल टू, है ना, 4u² इक्वल टू 2a। ठीक है, अंदर जाएंगे तो 1/, अब मुझे z फाइंड आउट करना है, ठीक है, -1/d। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 2a की वैल्यू कितनी होगी, तो 2a इज इक्वल टू u²d, 2a इक्वल टू कितना है, u²d। तो यहाँ आ जाते हैं, तो 4u², और यहाँ से लिखेंगे इसकी वैल्यू u²d, 1 - z/1/d। इसको यहाँ ले जाइए तो u² से u² कैंसिल आउट, तो 1/z - 1/d इज इक्वल टू 4/d, 4d। ठीक है, तो नेक्स्ट 1/z इज इक्वल टू 4/d - 1/d। ठीक है, 4/d - 1/d। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आया, 3/d। तो कितना आया यहाँ पे कि 1/z इज इक्वल टू 3/d, तो z इज इक्वल टू d/3। ऐसा कुछ गलती हुई क्या, प्लस होगा, सॉरी, ये इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, प्लस के अंदर, है ना, तो कितना आ जाएगा 5/d। ठीक है, तो d/5। ठीक है, क्योंकि इधर आप उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस के अंदर आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, z इक्वल टू 5/d। इसका मतलब क्या है कि इमेज चार्ज प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन और ऐड हो गया कि मान लीजिए वेलोसिटी का क्वेश्चन आ जाए, तो वेलोसिटी में क्या होगा, फॉर्मूला ये वाला होगा, ये आप हाथों हाथ निकाल सकते हैं। बस सर आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करता है, फोर्स जो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, तो आप उस एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, v/dv/d, x या dz जो भी है आपके वैल्यू आप जिसमें ले रहे हैं, जिस कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको सिंपल d²x/dt वाला या dv/dt वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 12th का एग्जाम या नहीं दे रहे हैं, आप 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप जो दे रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड वालों को, यानी कि 11 12 पढ़ाने का एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड यानी कि मास्टर लेवल है आपका, तो मास्टर लेवल है, तो वो आपको जो है उस पर v/dv/d जो x है उस पर आपको पता होना चाहिए। और जिसने आपकी यूजी के अंदर डायनेमिक्स अच्छे से पढ़ी है, डायनेमिक्स का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ा है, और आगे भी, है ना, हुक्स लॉ भी है, बाकी सब चीज़ें हैं, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को यूज़ करते हैं मैक्सिमम। क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बजाय कि टाइम के, जो आपको इक्वेशन दी जाती है। ठीक है, तो उस केस में हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो इमेज चार्ज प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, हम एक लेवल ऊपर चले। अभी ये आपके नेट में भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो नेट लेवल का क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए। ठीक है, क्योंकि ये बड़े सिंपल सा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है ना, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन समस्या क्या है कि हम इस कंसेप्ट तक जाते ही नहीं है, इसलिए हमारे साथ बड़ी बड़ी समस्याएं होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप आराम से सारी चीज़ें फाइंड आउट कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।